यूरोपीय संघ ने अभी अभी एक विनाशकारी गलती की है, जिसे वे आर्थिक युद्ध की एक उत्कृष्ट चाल समझ रहे थे। उसमें यूरोपीय नेताओं ने यूक्रेन आक्रमण की शुरुआत से जमे हुए रूसी परिसंपत्तियों में से 105 अरब डॉलर जब्त कर लिए। उन्होंने सहायता, मुआवजे और पश्चिमी दृढ़ता के प्रतीक के रूप में यह पैसा यूक्रेन को हस्तांतरित कर दिया। यह रूस को दंडित करने, पश्चिमी एकता प्रदर्शित करने, यह दिखाने के लिए था कि आक्रामकता के परिणाम होते हैं। इसके बजाय इसने एक रूसी प्रतिक्रिया को जन्म दिया, इतनी विनाशकारी कि यूरोपीय सरकारें चुपके से घबरा रही हैं। रूस ने सैन्य वृद्धि से जवाब नहीं दिया, उन्होंने साइबर हमले शुरू नहीं किए या शेष ऊर्जा आपूर्ति बंद नहीं की। उन्होंने कहीं अधिक प्रभावी कुछ किया, उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय वित्त के नियमों को इस तरह से फिर से लिखा जो दशकों तक यूरोप को सताएंगे। जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वह सिर्फ रूस और यूक्रेन के बारे में नहीं है, यह द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के वित्तीय व्यवस्था के विघटन और यूरोप की अपने ही आर्थिक विनाश में भूमिका के बारे में है। मुझे यह बताने से शुरू करते हैं कि यूरोपीय संघ ने वास्तव में क्या किया। फरवरी 2022 से, जब रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण किया, पश्चिमी देशों ने यूरोपीय और अमेरिकी वित्तीय संस्थानों में रखे रूसी केंद्रीय बैंक के लगभग 300 अरब डॉलर के भंडार जमा कर दिए। यह अभूतपूर्व था। इससे पहले कभी भी पश्चिम ने इस पैमाने पर एक प्रमुख शक्ति की संप्रभु परिसंपत्तियों को जमा नहीं किया था। कानूनी औचित्य डावाडोल था। ये अपराध के आरोपी व्यक्तियों की संपत्ति नहीं थी, बल्कि एक राष्ट्रीय केंद्रीय बैंक के भंडार थे। 2 साल तक ये परिसंपत्तियां जमी रहीं। रूस ने उनकी वापसी की मांग की, पश्चिम ने इनकार कर दिया, लेकिन वास्तव में परिसंपत्तियों को जब्त करने और हस्तांतरित करने के लिए एक कानूनी ढांचे की आवश्यकता थी जो काफी मौजूद नहीं था। यूरोपीय वकीलों ने चेतावनी दी थी कि सीधी जब्ती अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करेगी, संप्रभु भंडार की पवित्रता को कमजोर करेगी और खतरनाक मिसाल कायम करेगी। राजनेताओं ने इन चेतावनियों को नजरअंदाज कर दिया। नवंबर 2025 में यूरोपीय परिषद ने जमी हुई रूसी परिसंपत्तियों में से 105 अरब डॉलर जब्त करने और उन्हें एक यूक्रेन पुनर्निर्माण फंड में स्थानांतरित करने के लिए मतदान किया। कानूनी तंत्र रचनात्मक था। उन्होंने परिसंपत्तियों को रूसी आक्रामकता के लिए मरम्मत भुगतान घोषित कर दिया। घोषणा विजयी स्वर में की गई। यूरोपीय संघ के नेताओं ने अपने ही साहस की प्रशंसा की। मीडिया ने इस कदम को यूक्रेन के लिए न्याय के रूप में मनाया। राजनेता श्रेय लेने की होड़ में लग गए। रूस की प्रारंभिक प्रतिक्रिया मध्यम लगी। विदेश मंत्रालय से कुछ गुस्सैल बयान, परिणामों का वादा, हमेशा जैसा रैट्रिक। पश्चिमी विश्लेषकों ने इसे धमकी बताकर खारिज कर दिया। रूस वास्तव में क्या कर सकता था? उन पर पहले से ही प्रतिबंध लगे थे। वे पहले से ही अलग थलग थे, पहले से ही पश्चिमी बाजारों से कटे हुए थे। यह घातक गलत गणना थी। रूस की प्रतिक्रिया 3 लहरों में आई, जिनमें से प्रत्येक पिछली से अधिक विनाशकारी थी। लहर 1, पारस्परिक परिसंपत्ति जब्ती। 48 घंटों के भीतर रूस ने रूसी क्षेत्र में सभी यूरोपीय कॉरपोरेट परिसंपत्तियों के राष्ट्रीयकरण की घोषणा की। रोसनेफ्ट में बीपी की हिस्सेदारी 14 अरब डॉलर गई। राष्ट्रीयकृत शील के रूसी ऑपरेशन 3 अरब डॉलर जब्त। टोटल एनर्जीज के प्रोजेक्ट 4 अरब डॉलर जब्त। सोसाइटी जनरल के बैंकिंग ऑपरेशन अधिग्रहित। जर्मन ऑटोमोटिव प्लांट, वोक्सवैगन, BMW, मर्सिडीज सुविधाएं अरबों डॉलर की। राष्ट्रीयकृत फार्मास्यूटिकल ऑपरेशन, फूड प्रोसेसिंग सुविधाएं, रिटेल चेन, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, बौद्धिक संपदा। रूस में यूरोपीय कंपनियों के पास जो कुछ भी था वह अचानक रूसी राज्य की संपत्ति बन गया। कुल मूल्य 120 अरब डॉलर से अधिक था। यूरोपीय संघ ने जितना जब्त किया था उससे अधिक। यूरोपीय बोर्डरूम अराजकता में फट पड़े। शेयरधारकों ने जवाब मांगे। शेयर की कीमतें गिर गई। बीमा कंपनियों को भारी दावों का सामना करना पड़ा। लेकिन यह सिर्फ शुरुआती चाल थी। लहर 2, ऊर्जा प्रतिशोध। रूस ने घोषणा की कि यूरोप को सभी शेष ऊर्जा निर्यात अब विशेष रूप से रूबल या युआन में कीमत के आधार पर होंगे। यूरो स्वीकार नहीं किए जाएंगे। यह पिछली ऊर्जा धमकियों से अलग था। रूस आपूर्ति नहीं काट रहा था, इससे उन्हीं की आय को नुकसान होता। इसके बजाय वे एक मुद्रा विकल्प थोप रहे थे। यूरोपीय देश जो रूसी गैस या तेल चाहते थे, उन्हें पहले रूबल या युआन हासिल करने थे। इसका मतलब था रूसी या चीनी वित्तीय मध्यस्थों के माध्यम से जाना, फीस देना, विनिमय दर जोखिम स्वीकार करना, मूल्य निर्धारण पर पारदर्शिता खोना। लेकिन वास्तविक प्रभाव मनोवैज्ञानिक और प्रणालीगत था। यूरो को अस्वीकार करके रूस एक बयान दे रहा था, आपकी मुद्रा अब हमारे लिए स्वीकार्य नहीं है। यूरो,
जिसे यूरोपीय लोग एक वैश्विक रिजर्व मुद्रा मानते थे जिसे कोई भी स्वीकार करेगा, एक प्रमुख वस्तु निर्यातक द्वारा अस्वीकार कर दी जा रही थी। इसके दूरगामी प्रभाव हुए। जिन देशों को रूसी ऊर्जा की आवश्यकता थी, उन्हें रूबल भंडार रखना था। इसका मतलब था रूबल खरीदने के लिए यूरो बेचना। यूरो बिक्री का दबाव बढ़ गया। रूबल, जिसे पश्चिमी प्रतिबंध नष्ट करने वाले थे, मजबूत हुआ। जो मुद्रा बेकार होनी चाहिए थी, वह यूरोपीय ऊर्जा सुरक्षा के लिए आवश्यक बन गई। चीन को भारी लाभ हुआ। जो देश युआन में रूसी ऊर्जा खरीद रहे थे, उन्हें पहले युआन हासिल करना था। इसने यूरो की कीमत पर युआन अंतर्राष्ट्रीयकरण को तेज कर दिया। यूरोपीय सेंट्रल बैंक ने असहाय होकर देखा कि ऊर्जा आयातक रूबल और युआन के लिए यूरो डंप कर रहे हैं, यूरो को कमजोर कर रहे हैं और मुद्रा अवमूल्यन के माध्यम से मुद्रास्फीति आयात कर रहे हैं। लहर 3, वित्तीय संरचना पर प्रहार। यह वह चाल थी जिसने वास्तव में यूरोपीय राजधानियों को हिलाकर रख दिया। रूस ने ब्रिक्स प्लस रिजर्व फंड के निर्माण की घोषणा की, एक 1050 अरब डॉलर का पूल जिसका पूंजीकरण रूस, चीन, भारत, सऊदी अरब, यूए और अन्य राष्ट्रों ने किया था जो पश्चिमी वित्तीय हथियारीकरण से सतर्क हो गए थे। फंड का उद्देश्य उन देशों के लिए तरलता और वित्तीय स्थिरता प्रदान करना जिन पर पश्चिमी प्रतिबंध या परिसंपत्ति जमा हो सकते हैं। इसे प्रतिबंधित और चिंतित लोगों के लिए एक वैकल्पिक आईएमएफ के रूप में सोचे। लेकिन असली नवाचार तंत्र था। फंड सुरक्षित रखने के लिए संप्रभु परिसंपत्तियों को स्वीकार करेगा, लेकिन इन परिसंपत्तियों को कई गैर पश्चिमी क्षेत्राधिकारों में वितरित हिरासत में रखा जाएगा। कोई एक देश उन्हें जमा नहीं कर सकता था, कोई पश्चिमी अदालत उन्हें जब्त नहीं कर सकती थी। परिसंपत्तियों को कानूनी रूप से जब्ती सुरक्षित बनाया गया था। चीन ने 50 अरब डॉलर का योगदान दिया, रूस ने 30 अरब डॉलर प्रतिबद्ध की गए, सऊदी अरब और यूए ने प्रत्येक ने 25 अरब डॉलर जोड़े। भारत, ईरान और अन्य ने शेष को पूरा किया। यह सिर्फ पैसे के बारे में नहीं था, यह ऐसी वित्तीय अवसंरचना बनाने के बारे में था जो पूरी तरह से पश्चिमी नियंत्रण को दरकिनार करती थी। जिन देशों ने यूरोप में रूसी भंडार का क्या हुआ देखा, उन्हें खुद से पूछना था, क्या लंदन, फ्रैंकफर्ट या न्यूयॉर्क में हमारे भंडार सुरक्षित हैं? जवाब तेजी से नहीं हो रहा था। पूंजी की उड़ान तुरंत शुरू हो गई। सऊदी अरब ने चुपके से अपने भंडार को यूरोपीय परिसंपत्तियों से दूर करना शुरू कर दिया। सब कुछ नहीं बेच रहा, लेकिन एकाग्रता कम कर रहा। यूए ने अपने संप्रभु धन कोष की होल्डिंग्स के हिस्सों को यूरोपीय बॉन्ड से एशियाई परिसंपत्तियों में स्थानांतरित कर दिया। चीन ने अपने डी-डॉलरीकरण प्रयासों को तेज कर दिया और यूरो एक्सपोजर कम कर दिया। यहाँ तक कि गुटनिरपेक्ष देशों जैसे इंडोनेशिया, मलेशिया और मैक्सिको ने भी रिजर्व विविधीकरण रणनीतियों पर चर्चा शुरू कर दी। इसमें शामिल राशियां चौंका देने वाली थीं। संप्रभु धन कोष और केंद्रीय बैंक यूरोपीय परिसंपत्तियों में खरबों रखते हैं। यहाँ तक कि 10% की कमी भी बिक्री के दबाव के रूप में सैकड़ों अरबों डॉलर का प्रतिनिधित्व करती है। यूरोपीय बॉन्ड बाजारों ने प्रभाव महसूस किया। मांग घटने पर यील्ड बढ़ गए। यूरोपीय सरकारों के लिए उधार लेने की लागत बढ़ गई। ठीक उसी समय जब उन्हें यूक्रेन सहायता और ऊर्जा संक्रमण खर्च के लिए अधिक उधार लेने की आवश्यकता थी, यूरोपीय सेंट्रल बैंक एक असंभव विकल्प का सामना कर रहा था। बॉन्ड बाजारों का समर्थन करने के लिए सरकारी कर्ज खरीदकर हस्तक्षेप करें, जिससे मुद्रास्फीति फिर से भड़क सकती है, या यील्ड बढ़ने दें और सरकारों को ऋण सेवा लागत के साथ संघर्ष करते हुए देखें। उन्होंने एक ऐसे मध्यम मार्ग को चुना जिससे कोई संतुष्ट नहीं हुआ। सीमित हस्तक्षेप जिसने संकट को तो रोका लेकिन विश्वास पुनर्स्थापित नहीं किया। मुझे आपको यूरोपीय अर्थव्यवस्थाओं में पड़ने वाले प्रभावों को दिखाने दें। जर्मनी सबसे कठिन टकराया। जर्मन निर्माताओं ने किसी भी अन्य यूरोपीय राष्ट्र की तुलना में रूस में अधिक भारी निवेश किया था। केवल ऑटोमोटिव क्षेत्र ने रूसी परिसंपत्तियों में अनुमानित 30 अरब डॉलर का नुकसान उठाया। कलिनिंग्राद में BMW का प्लांट गया है। वोक्सवैगन के ऑपरेशन, ज्यादातर मर्सिडीज सुविधाएं राष्ट्रीयकृत। ये सिर्फ डूबी लागत नहीं थी, वे भविष्य के राजस्व स्रोतों, बाजार पहुंच, प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति का प्रतिनिधित्व करते थे। जिन जर्मन कंपनियों ने दशकों तक रूसी ऑपरेशन बनाने में बिताए थे, उन्होंने देखा कि वह निवेश रातों रात गायब हो गया। जर्मनी में राजनीतिक नतीजे गंभीर थे। विपक्षी दलों ने जर्मन कॉरपोरेट हितों की रक्षा किए बिना परिसंपत्ति जब्ती का समर्थन करने के लिए सरकार पर हमला बोल दिया। व्यवसाय लॉबियों ने मुआवजे की मांग की, लेकिन जर्मन सरकार के पास कोई अच्छा जवाब नहीं था। उन्होंने एकजुटता के लिए यूरोपीय संघ के फैसले का समर्थन किया था। अब जर्मन कंपनियां कीमत चुका रही थी।
फ्रांस को भी इसी तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ा। टोटल एनर्जी के रूसी नुकसान ने शेयरधारक मुकदमों को जन्म दिया। रूसी एक्सपोजर वाली कंपनियों में फ्रांसीसी सरकार की हिस्सेदारी मूल्य में गिर गई। सोसाइटी जनरल के 15 साल से बन रहे रूसी बैंकिंग ऑपरेशन ये बैंक ने $3 अरब का राइट ऑफ लिया। रूसी साझेदारी वाली इटालियन ऊर्जा कंपनियों को राष्ट्रीयकरण का सामना करना पड़ा। स्पेनिश फूड प्रोसेसरों ने सुविधाएं खो दी। डच कृषि फर्मों के रूसी ऑपरेशन जब्त हो गए। हर प्रमुख यूरोपीय अर्थव्यवस्था की कंपनियों को रूसी प्रतिशोध से भारी नुकसान उठाना पड़ा। ऊर्जा स्थिति तीव्र रूप से दर्दनाक हो गई। यूरोपीय देश अभी भी रूसी ऊर्जा पर निर्भर हैं और विविधीकरण के प्रयासों के बावजूद कई निर्भर बने रहे। अब उन्हें रूबल भुगतान प्रणाली को नेविगेट करना था। हंगरी, जिसने रूस के साथ व्यावहारिक संबंध बनाए रखे थे, जल्दी ही ढल गया। उन्होंने रूबल खाते स्थापित किए और ऊर्जा आयात जारी रखा, लेकिन इससे यूरोपीय संघ के भीतर राजनीतिक तनाव पैदा हो गया। जिन देशों ने सिद्धांत पर रूसी ऊर्जा से इनकार कर दिया, उन्होंने हंगरी को रूबल भुगतान स्वीकार करके सस्ती ऊर्जा प्राप्त करते देखा। ऑस्ट्रिया, स्लोवाकिया और पूर्वी यूरोप के हिस्सों को समान विकल्पों का सामना करना पड़ा। रूबल भुगतान स्वीकार करें और ऊर्जा प्राप्त करें, या इनकार करें और वैकल्पिक आपूर्तिकर्ताओं से अधिक लागत का सामना करें। रूस नीति पर यूरोपीय संघ की एकता ऊर्जा निर्भरता की रेखाओं के साथ टूटने लगी। अटलांटिक एलएनजी पहुंच वाले देश बाज की तरह आक्रामक होने का जोखिम उठा सकते थे। पाइपलाइन गैस पर निर्भर लैंडलॉक देशों को व्यावहारिक होना पड़ा। यही तो रूस चाहता था, यूरोप के भीतर विभाजन। मिसाल प्रभाव तात्कालिक आर्थिक प्रभाव से भी अधिक हानिकारक था। यूरोपीय वित्तीय संस्थानों में भंडार रखने वाले हर देश को उनकी सुरक्षा पर पुनर्विचार करना पड़ा। अगर यूरोपीय संघ रूसी परिसंपत्तियों को जब्त करेगा, तो क्या उन्हें ताइवान पर तनाव बढ़ने पर चीनी परिसंपत्तियों को जब्त करने से रोकता है, या किसी अन्य तेल विवाद पर सऊदी परिसंपत्तियां, या भविष्य के किसी संघर्ष में किसी भी राष्ट्र की परिसंपत्तियां? जवाब कुछ भी नहीं रोकता। मिसाल कायम हो गई है। इस एहसास ने वह ट्रिगर किया जिसे वित्तीय विश्लेषक संप्रभु परिसंपत्ति सुरक्षा में विश्वास संकट कहते हैं। केंद्रीय बैंक भंडार का विवेकपूर्ण प्रबंधन करने के लिए मौजूद है। विवेकपूर्ण प्रबंधन का मतलब है जोखिम कम करना। यदि यूरोपीय परिसंपत्तियों में जब्ती का जोखिम है, तो वे अविवेकपूर्ण होल्डिंग्स हैं। तार्किक प्रतिक्रिया संभावित जब्ती क्षेत्र अधिकारों से दूर विविधीकरण है। यह रातों रात नहीं होता। केंद्रीय बैंक धीरे धीरे चलते हैं, लेकिन दिशा स्पष्ट हो गई। यूरोपीय एक्सपोजर कम करो। मजबूत संपत्ति अधिकार संरक्षण या कम भू राजनीतिक महत्वाकांक्षा वाले क्षेत्र अधिकारों में होल्डिंग बढ़ाएं। विडंबना यह है कि इसमें स्विट्जरलैंड तटस्थ, सिंगापुर व्यावहारिक और यहां तक कि चीन, जो अब गैर पश्चिमी भंडार के लिए यूरोप की तुलना में सुरक्षित लग रहा था, में होल्डिंग बढ़ाना शामिल था। यूरोपीय संघ ने वित्तीय युद्ध का आक्रामक उपयोग करके यूरोपीय परिसंपत्तियों को वैश्विक स्तर पर कम आकर्षक बना दिया। मुझे आपको दीर्घकालिक रणनीतिक क्षति दिखाने दें। दशकों से यूरोप को पैसे रखने के लिए एक सुरक्षित तटस्थ स्थान के रूप में देखे जाने का लाभ मिला था। स्विस बैंकिंग गोपनीयता, लक्समबर्ग फंड संरचनाएं, लंदन वित्तीय सेवाएं। यूरोपीय वित्तीय केंद्र वैश्विक पूंजी को आकर्षित करने के लिए न्यूयॉर्क के साथ प्रतिस्पर्धा करते थे। यूरो को डॉलर के विकल्प और रिजर्व मुद्रा के रूप में प्रचारित किया गया था। यह स्थिति विश्वास पर निर्भर करती थी। विश्वास की संपत्ति के अधिकारों का सम्मान किया जाएगा। विश्वास की राजनीतिक विवाद परिसंपत्ति जब्ती को ट्रिगर नहीं करेंगे। विश्वास की कानून का शासन भूराजनीतिक सुविधा पर हावी रहेगा। रूसी परिसंपत्ति जब्ती ने उस विश्वास को तोड़ दिया। अब यूरोपीय वित्तीय केंद्र गैर पश्चिमी पूंजी के लिए संभावित रूप से प्रतिकूल देखे जाते हैं। कानून के शासन की छवि को नियम आधारित व्यवस्था द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया है। एक वाक्यांश जिसे तेजी से समझा जा रहा है कि इसका मतलब है हम ऐसे नियम बनाते हैं जो हमारे फायदे के लिए होते हैं और सुविधानुसार उन्हें बदल देते हैं। इसके यूरो की रिजर्व मुद्रा की आकांक्षाओं के लिए गहन प्रभाव है। केंद्रीय बैंक सुरक्षा और तरलता के लिए रिजर्व मुद्राएं रखते हैं। अगर राजनीतिक कारणों से यूरोपीय परिसंपत्तियों को जब्त किया जा सकता है, तो वे न तो सुरक्षित हैं और न ही वास्तव में तरल। वैश्विक भंडार में यूरो की हिस्सेदारी सालों से गिर रही है। रूसी परिसंपत्ति जब्ती ने इस प्रवृत्ति को तेज कर दिया। देश अब उस तरह यूरो पर भरोसा नहीं करते जैसे कभी करते थे, और विश्वास एक बार खो जाने पर इसे पुनर्स्थापित करना अत्यंत कठिन होता है। चीन यूरोप की गलती से बड़े विजेता के रूप में उभरा। यूरोपीय परिसंपत्ति होल्डिंग्स में कमी का हर डॉलर कहीं न कहीं जाता है।
इसका अधिकांश हिस्सा चीनी परिसंपत्तियों या युआन मूल्यवादित उपकरणों में चला गया। चीन के डी-डॉलरीकरण और डी-यूरोकरण अभियान को यूरोपीय कार्रवाइयों से भारी बढ़ावा मिला। ब्रिक्स प्लस रिजर्व फंड तत्काल सफलता बन गया। देश भाग लेने के लिए कतार में लग गए। फंड का 1050 अरब डॉलर का पूंजीकरण लक्ष्य हफ्तों के भीतर हासिल कर लिया गया। चीन ने खुद को संप्रभु परिसंपत्ति अधिकारों के संरक्षक, पश्चिमी हथियारीकरण के खिलाफ वित्तीय स्थिरता के रक्षक के रूप में स्थापित किया। यह सिर्फ प्रचार नहीं था, चीन असली विकल्प दे रहा था। युआन भुगतान प्रणाली, पश्चिमी नियंत्रण से बाहर कस्टडी समाधान, ऐसी वित्तीय अवसंरचना जिस पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता था। यूरोप की आक्रामक चाल ने चीन की वित्तीय संरचना के निर्माण को सालों, संभवतः दशकों तक तेज कर दिया। विडंबना क्रूर है, यूरोप ने रूसी आक्रामकता को दंडित करने के लिए रूसी परिसंपत्तियों को जब्त किया। मुख्य लाभार्थी चीन था, यूरोप का रणनीतिक प्रतिद्वंद्वी। कानूनी निहितार्थ अभी भी सामने आ रहे हैं। रूस ने हर अंतर्राष्ट्रीय मंच में मामले दायर किए। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, स्थायी मध्यस्थता न्यायालय, यूरोपीय मानवाधिकार न्यायालय, इन मामलों में साल लगेंगे। रूस शायद उनमें से अधिकांश हार जाएगा, लेकिन बात यह नहीं है। बात यह है कि एक रिकॉर्ड स्थापित करना है, यूरोप द्वारा अंतर्राष्ट्रीय कानून के उल्लंघन का दस्तावेजीकरण करना है, कानूनी मिसालें बनाना है जिनका हवाला अन्य देश तब दे सकते हैं जब उनके साथ समान व्यवहार हो। रूस एक लंबा खेल खेल रहा है। वे जानते हैं कि उन्हें कानूनी चैनलों के माध्यम से 105 अरब डॉलर वापस नहीं मिलेंगे, लेकिन वे एक कानूनी ढांचा बना रहे हैं जो भविष्य की यूरोपीय परिसंपत्ति जब्ती को कमजोर करता है। रूस के दावों के खिलाफ हर फैसला यह स्थापित करता है कि अंतर्राष्ट्रीय वित्त में बल ही अधिकार है, कि संपत्ति के अधिकार राजनीतिक संरेखण पर निर्भर करते हैं, कि अंतर्राष्ट्रीय कानून भूराजनीतिक शक्ति के अधीन है। यह पूरी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली को कम स्थिर बनाता है और अस्थिरता उन लोगों को लाभ पहुंचाती है जिनके पास कम खोने को है, जैसे रूस, उन लोगों की तुलना में जिनके पास अधिक खोने को है, जैसे यूरोप। यूरोपीय नीति निर्माता अब चुपचाप गलती स्वीकार कर रहे हैं। गैर रिकॉर्ड पर अधिकारी मानते हैं कि परिसंपत्ति जब्ती समय से पहले और अपर्याप्त रूप से विचारित थी, कि रूसी प्रतिक्रिया अनुमान से अधिक परिष्कृत थी, कि दीर्घकालिक लागत अल्पकालिक लाभों से अधिक हो सकती है, लेकिन सार्वजनिक रूप से वे गलती नहीं मान सकते। वह राजनीतिक आत्महत्या होगी। इसलिए वे बने रहते हैं कि जब्ती न्यायसंगत और आवश्यक थी। यह नीतिगत पक्षाघात पैदा करता है। वे कमजोर दिखे बिना जब्ती को उलट नहीं सकते, लेकिन अधिक रूसी प्रतिशोध का जोखिम उठाए बिना आगे भी नहीं बढ़ सकते। इस बीच क्षति बढ़ती जाती है, पूंजी की उड़ान जारी है, यूरोपीय परिसंपत्तियां कम आकर्षक हो जाती हैं, यूरो कमजोर होता है, उधार लेने की लागत बढ़ जाती है। यूक्रेन को 105 अरब डॉलर मिले, जो उनकी तात्कालिक जरूरतों में मदद करता है, लेकिन यूरोप ने खोए हुए निवेश, पूंजी पलायन और रणनीतिक स्थिति में उस राशि से कहीं अधिक की कीमत चुकाई। सवाल यूरोपीय नेताओं को पूछना चाहिए था, क्या यूक्रेन को 105 अरब डॉलर देना दशकों तक यूरोपीय वित्तीय विश्वसनीयता को कमजोर करने के लायक था? उन्होंने वह सवाल नहीं पूछा। अब वे पता लगा रहे हैं कि जवाब नहीं था। मुझे आपको 2026 में खेले जा रहे परिदृश्य को दिखाने दें। यूरोपीय सरकारी बॉन्ड यील्ड्स, परिसंपत्ति जब्ती चिंताओं से विश्वास संकट के बिना होने वाले यील्ड से 1050 आधार अंक अधिक हैं। इसका मतलब है कि यूरोपीय सरकारें एक दशक में ब्याज लागत पर सालाना 50-60 अरब डॉलर अतिरिक्त भुगतान करती हैं। यह 500-600 अरब डॉलर है, यूक्रेन को हस्तांतरित राशि से 5-6 गुना अधिक। यूरो मुद्राओं के एक बास्केट के मुकाबले 8% कमजोर हो गया है, क्योंकि रिजर्व मैनेजर यूरोपीय परिसंपत्तियों से दूर विविधीकरण करते हैं। यह उच्च आयात लागत के माध्यम से मुद्रास्फीति आयात करता है। यूरोपीय उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर ऊर्जा और खाद्य तक हर चीज के लिए अधिक भुगतान करते हैं। रूसी ऑपरेशन वाली यूरोपीय कंपनियों ने 120 अरब डॉलर की परिसंपत्तियों को राइट ऑफ कर दिया है। यह कॉरपोरेट लाभप्रदता, स्टॉक मूल्यांकन और कर राजस्व को कम करता है। रूसी बाजारों के संपर्क में आने वाले क्षेत्रों में बेरोजगारी बढ़ गई है। जर्मन ऑटोमोटिव कर्मचारी, फ्रांसीसी ऊर्जा कंपनी के कर्मचारी, यूरोपीय निर्माता जो रूसी इनपुट का इस्तेमाल करते थे। राजनीतिक प्रभाव से यूरोपीय संघ विरोधी दल मजबूत होते हैं। वे इस संदेश पर अभियान चलाते हैं, यूरोपीय संघ के अभिजात वर्ग ने यूक्रेन के लिए हमारे आर्थिक हितों का बलिदान किया। यह मुद्रास्फीति
और नौकरी छूटने का सामना कर रहे मतदाताओं के साथ गूंजता है। इस बीच रूस ने अनुकूलन कर लिया है। उन्होंने यूरोपीय कॉरपोरेट परिसंपत्तियों को घरेलू विकल्पों या चीनी साझेदारी से बदल दिया है। उन्होंने अपने निर्यात बाजारों में विविधता लाई है। उन्होंने गैर पश्चिमी वित्तीय संबंधों को मजबूत किया है। प्रतिबंधों और परिसंपत्ति जब्ती से रूस कमजोर होना चाहिए था। इसके बजाय उन्होंने रूस के यूरोप से दूर और गैर पश्चिमी अर्थव्यवस्थाओं के साथ एकीकरण को तेज कर दिया। ऐतिहासिक समानता शिक्षाप्रद है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद मित्र राष्ट्रों ने जर्मनी पर कठोर मरम्मत भुगतान लगाया। यह युद्ध क्षति का भुगतान करने और जर्मन पुनर्मूल्यांकन को रोकने के लिए था। इसके बजाय इसने वीमर गणराज्य को अस्थिर कर दिया, हाइपरइन्फ्लेशन में योगदान दिया और चरमपंथ के लिए स्थितियां पैदा की। अंततः मरम्मत भुगतान को प्रतिकूल के रूप में कम किया गया और फिर छोड़ दिया गया। रूसी परिसंपत्ति जब्ती एक समान प्रक्षेप वक्र का अनुसरण कर सकती है। शुरू में मनाई गई, फिर पछताई गई, अंत में आंशिक रूप से उलट दी गई क्योंकि लागत नकारा नहीं जा सकती, लेकिन नुकसान हो चुका होगा। जिस तरह जर्मन मरम्मत भुगतान ने दशकों तक अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को जहर दिया, उसी तरह रूसी परिसंपत्ति जब्ती ने अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय विश्वास को जहर दिया है। देश याद रखेंगे कि यूरोपीय परिसंपत्ति हिरासत सुरक्षित नहीं है, कि राजनीतिक विवाद जब्ती को ट्रिगर कर सकते हैं, कि अंतर्राष्ट्रीय कानून तब लचीला होता है जब यूरोप चाहता है कि वह हो। यह याददाश्त पीढ़ियों तक वित्तीय प्रवाह को आकार देगी। मुझे स्पष्ट होने दे कि वैश्विक वित्तीय व्यवस्था के लिए इसका क्या अर्थ है। 80 वर्षों से द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की वित्तीय प्रणाली कुछ सिद्धांतों पर काम कर रही थी। संप्रभु संपत्ति अधिकारों का सम्मान, केंद्रीय बैंक भंडार की पवित्रता, वित्तीय अवसंरचना की राजनीतिक तटस्थता। इन सिद्धांतों का कभी पूरी तरह से पालन नहीं किया गया, लेकिन वे सिस्टम में विश्वास बनाए रखने के लिए काफी मजबूत थे। रूसी परिसंपत्ति जब्ती ने इन सिद्धांतों को स्पष्ट रूप से तोड़ दिया। केंद्रीय बैंक भंडार अब पवित्र नहीं हैं। उन्हें जमा और जब्त किया जा सकता है अगर राजनीतिक माहौल इसका समर्थन करता है। संपत्ति के अधिकार सशर्त हैं। वे पश्चिमी शक्तियों के साथ स्वीकार्य संबंध बनाए रखने पर निर्भर करते हैं। वित्तीय अवसंरचना हथियारबंद है। स्विफ्ट, कस्टडी सिस्टम और भुगतान नेटवर्क भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धा के उपकरण हैं। एक बार इन सिद्धांतों को तोड़ दिया जाता है तो उन्हें आसानी से पुनर्स्थापित नहीं किया जा सकता। चीन ध्यान से देख रहा है ने वैकल्पिक प्रणालियों के विकास को तेज कर दिया है, इसलिए नहीं कि चीनी प्रणालियां बेहतर हैं, बल्कि इसलिए कि वे उन लोगों द्वारा नियंत्रित नहीं हैं जिन्होंने रूसी परिसंपत्तियों को जब्त किया था। वैश्विक वित्त का यह द्विभाजन पश्चिमी प्रणालियां और गैर पश्चिमी विकल्प परिसंपत्ति जब्ती से यूरोप की विरासत है। त्रासदी यह है कि यह अपरिहार्य था। यूरोप अनिश्चित काल के लिए परिसंपत्ति जमा बनाए रख सकता था। जब्ती की रेखा पार किए बिना रूस पर दबाव बनाए रखा जा सकता था। वे यूक्रेन संघर्ष के लिए एक वार्ता समझौते का इंतजार कर सकते थे। परिसंपत्ति वापसी को एक सौदेबाजी चिप के रूप में इस्तेमाल कर सकते थे। वे संयुक्त राष्ट्र या किसी अन्य अंतर्राष्ट्रीय निकाय के माध्यम से परिसंपत्तियों का प्रबंधन करने के लिए एक कानूनी तंत्र बना सकते थे, जिससे कार्रवाई को अधिक वैधता मिलती। इसके बजाय उन्होंने आक्रामक विकल्प चुना, सीधी जब्ती और यूक्रेन को हस्तांतरण। इससे रूस के बारे में कुछ करने की राजनीतिक मांगें पूरी हुईं। इसने सकारात्मक सुर्खियां बटोरी, इसने राजनेताओं को मजबूत दिखाया, लेकिन यह रणनीतिक रूप से मूर्खतापूर्ण था। रूस की प्रतिक्रिया अनुमेय थी। कोई भी विश्लेषक जो रूसी क्षमताओं और रणनीतिक सोच को समझता था, वह जानता था कि प्रतिशोध आएगा। विफलता यूरोपीय नेतृत्व में थी जो दूसरे और तीसरे क्रम के प्रभावों के बारे में नहीं सोच रहा था। उन्होंने 105 अरब डॉलर के लाभ को देखा। उन्होंने रूसी प्रतिशोध और खोई हुई वित्तीय विश्वसनीयता से सैकड़ों अरबों की लागत की गणना नहीं की। इस तरह साम्राज्यों का पतन होता है, एक विनाशकारी हार से नहीं, बल्कि संचित रणनीतिक गलतियों के माध्यम से जो समय पर छोटी लगती हैं लेकिन आपदा में बदल जाती हैं। यह हमें कहाँ छोड़ता है? यूरोप आर्थिक रूप से कमजोर है। यूरोप पर कम भरोसा किया जाता है। यूरोपीय परिसंपत्तियां कम आकर्षक हैं। यूरोपीय कंपनियां गरीब हैं। रूस ने पश्चिमी वित्तीय प्रणाली के बाहर जीवन के लिए अनुकूलन कर लिया है। उन्हें नए साझेदार, नई भुगतान प्रणालियां, नए कस्टडी समाधान मिल गए हैं। चीन ने पश्चिमी वित्तीय अवसंरचना के विकल्प पेश करके भारी लाभ उठाया है। यूक्रेन को वे धन प्राप्त हुए जिनकी उसे सख्त जरूरत थी, लेकिन यूरोपीय समर्थन और स्थिरता की दीर्घकालिक कीमत पर। वैश्विक वित्तीय प्रणाली अधिक खंडित, कम एकीकृत
अधिक राजनीतिक हो गई है। इनमें से कोई भी अपरिहार्य नहीं था। यह सब यूरोपीय नेताओं द्वारा की गई पसंद का परिणाम था, जिन्होंने दीर्घकालिक रणनीतिक सोच पर अल्पकालिक राजनीतिक लाभ को प्राथमिकता दी। रूस की प्रतिक्रिया ने यूरोप को चौंका दिया, क्योंकि यूरोपीय नेताओं ने इसके बारे में नहीं सोचा था। उन्होंने मान लिया कि पश्चिमी वित्तीय वर्चस्व स्थायी था, कि प्रतिबंध और जब्ती बिना किसी परिणाम के लगाए जा सकते हैं, कि रूस के पास कोई प्रभावी प्रतिशोध विकल्प नहीं था। वे हर मोर्चे पर गलत थे, और यूरोप आने वाले दशकों तक इस गलत गणना की कीमत चुकाएगा। 105 अरब डॉलर की परिसंपत्ति जब्ती का भविष्य में अर्थशास्त्र के पाठ्यक्रमों में अध्ययन किया जाएगा कि वित्तीय युद्ध कैसे नहीं लड़ा जाए। सबके जब आप वित्तीय प्रणाली को हथियार बनाते हैं, तो आप दूसरों के लिए विकल्प बनाने के प्रोत्साहन पैदा करते हैं, और एक बार विकल्प मौजूद हो जाने पर आपके हथियार की शक्ति खो जाती है। यूरोप ने अभी अभी यह सबक कठिन तरीके से सीखा है।